हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसका क्या है। आज पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे जो बीमारी आई थी रिंडरपेस्ट, वह बीमारी कैसे आई थी, वह बीमारी किन के लिए थी, मनुष्य के लिए थी या फिर जानवर के लिए थी, उसका प्रभाव कैसे पड़ा, और साथ साथ जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं वे कैसे होते हैं, भारत से कितने लोग कैसे कैसे कहाँ पे गए थे, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा वीडियो को एकदम लास्ट देखेंगे और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं करते भैया, शेयर जरूर करिए, ताकि जो क्या हो, आपके जो बड़े छोटे भाई बहन हैं उनका भी क्या हो, उद्धार हो जाए और वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर आप बूंद बूंद भरेंगे तब जाके एक बड़ा सा घड़ा भर जाएगा, अन्यथा आपका कुछ उद्धार होने वाला है नहीं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और निरंतर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन भी करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को अगर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट या रिंडरपेस्ट बीमारी आपके पेपर में बहुत बार टकराया है कि वास्तव में जो रिंडरपेस्ट बीमारी होती है वह बीमारी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि यह अफ्रीका में 1890 के दशक में आई थी। 1890 के दशक में आई थी। देखा जाए जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका देश बड़ा ही क्षेत्रफल है, यह बहुत बड़ा था और उस समय यहाँ की जो संख्या थी, जनसंख्या बहुत कम थी। बड़ा भूभाग था, जनसंख्या कम थी और यहाँ पे जो खनिज संपदा है इसका पूरा भरमार था। और जब यूरोप के वासियों को जानकारियां मिल गई कि भैया जो अफ्रीका देश है वह का जनसंख्या वहाँ पे कम है और वहाँ पे जो खनिज संपदा है वह बहुत मात्रा में है और वहाँ पे जो खेती होती है बहुत ही अच्छी होती है, जो बागानी खेती वगैरह होती है बहुत अच्छी होती है। तो उनके मन में यह इच्छा आई कि चले हम वहाँ के लोगों को गुलाम बनाएं और वहाँ उनके साथ द्वारा हम खेती वहाँ पे करें। यानी कि वहाँ पे बड़े भूभाग था, साथ साथ खनिज संपदा भी थी, लेकिन जनसंख्या वहाँ पे नहीं थी। मतलब जनसंख्या वहाँ पे बहुत कम थी और जो जनसंख्या थी वह मजदूरी नहीं करती थी, वह केवल कृषि पर निर्भर थी और जो कृषि वह अपने पशुओं के माध्यम से कृषि करते थे। इनके लिए वह तो मिला के मजदूरी नहीं करते थे, वह खाली अपने खेत में काम करते थे, उससे जो पैदा होता था उसका पूरा पालन पोषण अपने परिवार का करते थे और वह किसी के यहाँ मजदूरी वगैरह करने नहीं जाते थे। अच्छा, जब यूरोप को लगा नहीं अच्छी चीज वहां पे हमें चलना चाहिए, तो उनके दिमाग में आया कि चले हम वहां पे और ब्रिटेन और अफ्रीका के लोगों को कब्जे में करें और वहां से उनसे खेती करवाएं। तो यूरोप क्या हुआ, आकर्षित हुआ और किस मंशा से कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए और उनसे क्या करें, मजदूरी करें। लेकिन भैया वह मजदूरी करने में वहां के लोग क्या थे, एकदम सीधा सा मना कर दिए। तो जो यूरोप है, यूरोप ने अफ्रीका के तमाम देशों को सरकार के ऊपर दबाव बनाया और जो भूमियां हैं उन भूमियों को ऐसे सिस्टम के माध्यम से नियम कानून बनाया कि ताकि जो भूमि है भूमि किसी एक व्यक्ति को मिले और बाकी जो अन्य लोग हैं थोड़ा सा वहां पे मजदूरी वगैरह श्रम वगैरह करें। लेकिन वहां की जो उनकी जो 420 थी वह कामयाब नहीं हो पाई। वहां के लोग मजदूरी करना नहीं की, मतलब मजदूरी करना शुरू नहीं किए और अपने खेत में वह पूरा मस्त थे। लेकिन बीच में घटना घटी, यानी कि ये घटना नहीं थी, दुर्घटना थी। ये दुर्भाग्यवश से हुआ था कि जब 1987-88 चल रहा था, 1987-88 चल रहा था, उस समय इरिट्रिया एक अफ्रीका का देश है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका का एक देश इरिट्रिया है। उस इरिट्रिया में जो इटली के सैनिक थे वे लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन जो इटली के सैनिक थे इनको खाने के लिए जो मांस आते थे, वे जानवर के जो मांस आता था वह एशिया के जानवरों का था, यानी कि एशिया के जानवरों को लाते थे और भैया बना बना के बढ़िया से खाते थे और इरिट्रिया के ऊपर हमला करते थे। और उसी एशिया के पशुओं में क्या पाई गई, एक बीमारी पाई गई और वह बीमारी धीरे 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 पूरे अफ्रीका में फैल गई। जब पूरे अफ्रीका में फैल गई तो वहां के जानवर थे पूरा मरने लगे और जब जानवर वहां के मरने लगे तब लोगों का जो सहारा था वह जानवर था, क्योंकि जानवर के माध्यम से खेती किया करते थे। लेकिन जब जानवर मर गए, यानी कि 90 से अधिक, पूरे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा होगा ऐसे
अफ्रीका का, जहाँ के जानवर मरे ना हो। यानी कि पूरे देश के, पूरे महाद्वीप के जितने जानवर थे वहाँ के 90% जानवर मर गए। यानी कि 90 से अधिक जानवर मारे गए। अब जब जानवर मर गए तो वे खेती करने में असमर्थ हो गए। तो अब अपने परिवार के पालन पोषण करने का उनके पास केवल एक ही तरीका था कि यूरोप के द्वारा जो लोग आए हैं उनके साथ मिल जाएं और मजदूरी करें। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 जो रणनीति यूरोपवासी चाहते थे वह रणनीति सफल हुई और अंत में जो अफ्रीका के लोग हैं वे गुलाम बना के उनको अलग अलग देशों में ले जाकर खेती करवाए और साथ साथ पूरे जमीन पे अपना खेती अच्छे से किए। अफीम, नील वगैरह वहां पे खूब अधिक मात्रा में होते थे और जो खनिज संपदा है उसको निकाल भी अपने देश में ले गए और विभिन्न देशों में उसका निर्यात भी किया। और इस प्रकार क्या हुआ किया है, केवल रिंडरपेस्ट बीमारी के माध्यम से पूरा अफ्रीका क्या हो गया, अंग्रेजों के चंगुल में या यूरोपियों के चंगुल में आ गया। इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब कैसे भारत से गिरमिटिया मजदूर, यानी कि आप देख रहे होंगे अनुबंधित श्रमिक, अनुबंधित श्रमिक कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर ऐसे मजदूर होते हैं जो अपने देश से किसी अन्य देश में जाके काम करते हैं, उन्हें कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। जैसे आपके यहाँ आपके आस पड़ोस कोई ऐसा होगा जो लंदन गया होगा, सऊदी अरब तो लगभग लोग गए होंगे, और साथ साथ तो आपका एक शहर है जिसका नाम है दुबई, वहां पर भी लोग गए होंगे। तो वे लोग जो आपके यहाँ से वहां पे गए हैं, तो अगर उनको एक बात बता दूं मैं, तो क्या है, वह गिरमिटिया मजदूर है। यानी कि वे ऐसे मजदूर जो अपना देश छोड़ के किसी अन्य देश में जाके काम करते हैं, तो उस प्रकार के मजदूर को हम गिरमिटिया मजदूर या कहते हैं अनुबंधित मजदूर। अच्छा, भारत से अनुबंधित मजदूर जाना, यानी कि गिरमिटिया मजदूर जो जाते थे वे खदान में काम करते थे, बगान में काम करते थे, वह अन्य स्थान पे काम करते थे। अच्छा, उनको भर्ती हो जाता था, तो उनको भर्ती करने के लिए एक एजेंट होता था और यह एजेंट झूठा वादा करता है। अब भैया एजेंट लोग लगभग झूठे वादे करते हैं कि आप चलिए एडवांस ले लीजिए, वहां पे रहना मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, सप्ताह सप्ताह में वेतन मिलेगा, मतलब तमाम प्रकार के झूठे वादे करते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। और अंत में जब वो एक काम पे पहुंचते हैं तो पता लगता है भैया हम सोच के कुछ आए थे और यहाँ पे माहौल कुछ है। तो जो एजेंट लोग हैं वह झूठे झूठे वादे करते हैं और अच्छे अच्छे पगार या अच्छे अच्छे वेतन की बात करने के उन्हें ले जाते हैं और वहां पे केवल भोजन देके ही, केवल खाना देके ही उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, अब भारतीय मजदूर जो थे, यानी कि जो यह अनुबंधित श्रमिक थे, भारतीय मजदूर थे, वे बिहार से गए थे, उत्तर प्रदेश से गए थे, असम से गए थे, बंगाल से गए थे, यानी कि जो भारत की कुछ एरिया है यहाँ से भी गिरमिटिया मजदूर के रूप में अलग अलग देशों में गए थे। कहाँ गए थे? या अफ्रीका के त्रिनिदाद में, गुयाना में, मॉरिशस में, सूरीनाम में और श्रीलंका में, मतलब तमामों देशों में गए थे। और कौन लेके गया था? तो भैया यूरोप के वासी इनको बहला फुसला के लेके गए और जब उनको केवल भोजन के बदले, यानी कि भोजन के लिए उनको काम देते थे। अच्छा, जो इनको काम पे ले जाते थे तो उनके लिए एक निश्चित शर्त यानी कंडीशन रखते थे कि भैया तुमको 5 साल के लिए या 6 साल के लिए वहां पे काम करना है, उसके बाद आप पूरा अच्छा खासा रकम लेके अपने घर वापस आ सकते हैं। तो इसलिए ये लोग उनकी बातों में आते थे और वहां पे जाते थे। लेकिन जैसे वहां पे जाते थे देखते थे पूरा जो माहौल है बहुत ही गड़बड़ है, हमें केवल खाना ही दिया जा रहा है, बदले में हमें कोई प्रकार की जो सुख सुविधा है वो है ही नहीं है। तो वहां के लोग कभी जंगल में भाग जाते थे, कभी वैसे कहीं भाग जाते थे और कभी कभी तो वे किसी मेले या किसी विद्रोह या किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे और वहां से आराम से निकल जाते थे। तो इसलिए बताया गया है कि बहुत जुलूस निकला है, होशे जुलूस, रास्ता फारियानावाद जुलूस, साथ साथ चटनी म्यूजियम, ये सब क्या है? एक जुलूस है। जो जुलूस है या इसमें जो यह जुलूस शुरू किया गया था, इस जो दास हैं, जो मजदूर हैं, जो उन्हीं के माध्यम से यह जुलूस शुरू किया गया था और इसी जुलूस में वर्ष में होता है, इसी जुलूस में सब लोग शामिल होते हैं और कल्ले से निकल लेते हैं। ठीक, तो जो होशे जुलूस है इमाम हुसैन के नाम शुरू हुआ था और रास्ता फारियानावाद जो जुलूस है वह बाब मार्ले नाम शुरू हुआ था और जो चटनी म्यूजियम है त्रिनिदाद व गुयाना में शुरू हुआ था। यहाँ पे जो यह जुलूस है यह कैसा है? यह एक विद्रोही जुलूस है, यह एक धार्मिक जुलूस है। इसी जुलूस में सभी लोग शामिल होते हैं और आराम से निकल लेते हैं। जैसे ना कि मेले वाले भैया आप थोड़ा सा देखिए, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वहां पे कल्ले से थोड़ा सा लुका जाइए और आराम से निकल लीजिए, हिरने वाली आपको
चढ़ते रह जाएं। ठीक, तो ऐसे माध्यम से जुलूसों में आराम से जो मजदूर थे, जो भागना चाहते थे वो भाग लेते थे, और जो कोई बचते थे उनको फिर ले जाके उनसे काम कराते थे। तो इस प्रकार क्या था, मजदूरी जो होती थी, किरमिटी मजदूरी होती थी। अच्छा, क्या है, भारत विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी कि भारत के जो लोग थे, यहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे साहूकार का जन्म हुआ, धीरे धीरे अनेक प्रकार के महाजन आए, अनेक प्रकार के क्या आए, आपके व्यापारी लोग आए। ये लोग जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में खेती होती थी, वह खेती के लिए क्या करते थे, वह लोग उनको कर्ज, जो किसान दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो किसान थे उनको यह कर्ज देते थे। अगर उनके पास कर्ज नहीं होता था तो यूरोप के बैंकों से लेकर कर्ज देते थे। और इसी प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, महाजनों और व्यापारियों साहूकारियों की जो छवि है वह सामने निकल के आई। अब बात करते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। हम बात करते हैं क्योंकि भारत में उस समय कपास अधिक मात्रा में होता था, यानी कि जो महीन कपास है भारत में खूब होता था, और इस कपास का जो निर्यात है वह ब्रिटेन में होता था। लेकिन जब ब्रिटेन में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, यानी कि जब वहां पे अनेक प्रकार की कंपनियां लगने लगी तो वहां पे जो उत्पादन क्षमता बढ़ गई। अब क्या होने लगा, अब कपास का निर्यात नहीं बल्कि भारत से कच्चे माल का, यानी कि जब महीन कपास होता था, जब महीन कपास था, यानी कि जब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब औद्योगिक क्रांति या अनेक प्रकार की मशीनें ब्रिटेन में नहीं थी, तब जो भारत से महीन कपास यानी कि कपास की जो अच्छी क्वालिटी थी उसको ब्रिटेन में भेजते थे। लेकिन जैसे मशीनें लगी, अब भारत से कच्चे माल का निर्यात ज्यादा किया जाने लगा, और धीरे धीरे देखा गया कि 1800 या से 1815 तक जो सूती कपड़ा है उसका जो निर्यात 30% कितना हो गया, 15%, यानी कि कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मशीनें लग गई। वहां की सरकार ने यह पूरा ऐलान कर दिया कि अब हम क्या लेंगे, अब हम आपसे कपड़े नहीं बल्कि कच्चा माल लेंगे और उस माल से हम अपने यहाँ वस्त्र को बनाएंगे। और क्या हो गया, धीरे धीरे 1870 तक आके जो सूती वस्त्र का निर्यात भारत से ब्रिटेन होता था उसका जो परसेंटेज है वाकई 3 हो गया, और साथ साथ इधर कच्चे माल का जो परसेंटेज है वह बढ़ गया। देखा गया कि 1871 से जो पहले कच्चे माल का निर्यात भारत से लंदन में 5% था, वो बढ़ के कितना हो गया, 35% हो गया। और इस प्रकार क्या हो गया कि ब्रिटेन अब अपने यहाँ कपड़े को अच्छी क्वालिटी बनाता है, और जो सबसे थर्ड क्वालिटी है उस थर्ड क्वालिटी को भारत में बेचता है, बाकी अच्छे क्वालिटियों को वहां पे अधिक मात्रा में विदेशों में बेचता है। ठीक, और इधर भारत में अफीम की खेती करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि हमें अब चाय की आवश्यकता है, तो चाय की आवश्यकता के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में अधिक मात्रा में अफीम खेती करवाई, और अफीम को भेजा चीन, और चीन से लिया चाय। और इस प्रकार जो केवल लाभ होता था, उस लाभ के बदले ही ब्रिटेन अलग अलग देशों में व्यापार करता था, और सबसे अधिक जो व्यापार होता था वह भारत से होता था। भारत में अधिक मात्रा में दाम थे, और यहाँ की जो सामान था वह अच्छे क्वालिटी के थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे जो पूरी व्यवस्था है वह भारत की बनी। अब हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो इसका पार्ट होगा वह प्रथम विश्व युद्ध के बारे में होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लिख लेंगे। हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।